इधर रुद्र ने जैस्मीन को कॉल किया और उससे कहा, हेलो जैस्मीन, कल मैं इतने दिनों बाद ऑफिस आ रहा हूँ और रिहैब से लौटने के बाद मेरी मेमोरी थोड़ी ऑफ है, तो क्या तुम प्लीज मुझे ऑफिस का मैप दे दोगी ताकि मैं गलती से किसी दूसरे कमरे में ना चला जाऊं। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। रुद्र की बात सुनकर मिस्टर मित्तल ने उससे कहा, तो ऑफिस जाने की पूरी तैयारी हो रही है? हाँ पापा, ऑल सेट। मिस्टर मित्तल रुद्र के करीब गए और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोले, तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में नहीं बताया बेटा, सिंघानिया ने तुम्हारी अच्छी देखभाल की भी या नहीं? रुद्र ने उदास होकर उन्हें बताया, पापा, सिंघानिया मुझे एक कमरे में बंद करके रखता था। हर दिन मुझे टास्क मिलते थे और जैसे जैसे मैं टास्क को पूरा करता वैसे ही मुझे खाना मिलता। अगर किसी दिन मैं टास्क को पूरा नहीं कर पाता तो मुझे उस दिन खाना ही नहीं मिलता था। और टास्क भी अलग अलग किस्म के होते थे। कोई टास्क मेरी फिजिकल एबिलिटीज को चैलेंज करते, जैसे मुझे एक दिन में 200 पुशअप करने हैं, और कोई टास्क मेरी मेंटल एबिलिटीज को चैलेंज करते, जैसे मुझे 1 मिनट के अंदर कई सारे पजल्स सॉल्व करने होते। शुरू में ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया मेरे साथ कोई मजाक कर रहा था। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, यहां तक कि मेरे रूम में टीवी भी नहीं था डैड। वो तो मेरी लर्निंग के लिए काफी टाइम के बाद मुझे एक लैपटॉप दिया गया। इमोशंस जैसे भूख, प्यास और दर्द को महसूस किया था, पर प्यार, स्नेह और अपनापन, इनके बारे में सिर्फ पढ़ा था मैंने। ये सब महसूस तो मुझे 25 साल के बाद हुआ, अब जबकि मैं आपसे और मां से मिल रहा हूं। उसकी बातें सुनकर मिस्टर मित्तल उसे दिलासा देते हुए बोले, बेटा अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। आई एम श्योर इन इमोशंस की तुम्हारी लाइफ में कभी कमी नहीं होगी। तभी अचानक रुद्र ने उनसे सवाल किया, वैसे पापा आप इमॉर्टैलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं? फिर मिस्टर मित्तल ने उसे बताया, शिव की मौत के बाद आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जिसकी मदद से किसी भी माँ बाप को ऐसी सिचुएशन से गुजरना ना पड़े जिससे मुझे गुजरना पड़ा। पापा अब मैं हूं ना आपके लिए। ये बोलकर रुद्र ने उन्हें गले लगा लिया, पर मिस्टर मित्तल की आंखों से आंसू आ रहे थे। आई स्टिल मिस हिम रुद्र, शिव मेरी जान था। रुद्र ने अपने पापा को हौसला देते हुए उनके आंसू पहुंचे। मिस्टर मित्तल ने किसी तरह खुद को संभाला और जाते समय उससे बोले, वैसे बेटा कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बताना जरूर। डैड आप टेंशन मत लीजिए, आपका रुद्र सब कुछ मैनेज कर लेगा। अगले दिन रुद्र ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले जैस्मीन से मिला। उसने उससे कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं लेट हो गया। क्लाइंट्स बोर्ड रूम में है ना? रुद्र के मुंह से सॉरी सुनकर जैस्मीन को बहुत हैरानी हुई, पर फिर उसने उससे कहा, हाँ सर, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। रुद्र ने जैस्मीन का भेजा हुआ ऑफिस का मैप याद कर लिया था। वो जल्दी जल्दी चलकर बोर्ड रूम की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर वो डोर ओपन करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रूम के बाहर लगे साइन पर पड़ी और उसे पता चला कि वो कोई बोर्ड रूम नहीं है बल्कि लेडीज वॉशरूम है। उस वक्त जैस्मीन रुद्र के पीछे ही खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने रुद्र से कहा, सॉरी सर, मैंने आपको 2 साल पुराना वाला ऑफिस का मैप दे दिया। आपको याद है ना 1 साल पहले हमारे ऑफिस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था? जैस्मीन ये कहते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, पर उसे ऐसे देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैस्मीन से अकड़ कर कहा, कोई बात नहीं जैस्मीन, अभी के लिए मुझे बताओ कि बोर्ड रूम कहाँ है, और हाँ बाद में मुझे प्लीज वो सही वाला मैप भेज देना। तब वो बोर्ड रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा सर बोर्ड रूम। और उसे फॉलो करते हुए रुद्र क्लाइंट से मिलने के लिए बोर्ड रूम में चला गया। उसके जाने के बाद जैस्मीन मन ही मन खुश हो रही थी। बड़ा मजा आया। इस फ्लर्टी को उल्लू बनाकर तो और मजा आता अगर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता। ओह माय गॉड, कितना मजा आता। इस बार तो बच गया ये, अगली बार देखते हैं कैसे बचता है। ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश देखकर रुद्र ने जैस्मीन से पूछा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नो सर, मैं चली जाऊंगी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके ये बोलने पर रुद्र वहां से चला गया। उसे जाते देखकर जैस्मीन ने मन ही मन में सोचा, जब से ये शिव वापस आया है हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। रुद्र अपनी कार में जा रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जिसके कारण बहुत ट्रैफिक भी था। उसने रोड की दूसरी तरफ देखा और सोचने लगा, अरे हद है, सारा ट्रैफिक इसी रोड पर क्यों है? इतने में उसने देखा कि उस दूसरी रोड पर एक बैंक से कुछ गुंडे बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ में बैग और उनका हुलिया देखकर रुद्र समझ गया कि उन गुंडों ने अभी अभी वो बैंक लूटा है।
वहीं एक बच्ची निराश होकर अपनी स्कूल बस में बैठी थी। सबकी तरह ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें बस की खिड़की के बाहर टिकी हुई थी। नींद के कारण उसकी आंख बस बंद ही होने वाली थी कि सडनली उसकी आंखों के सामने से एक तेज स्पीड में रेड एंड ब्लू मेटल सूट पहने हुए एक आदमी गुजरा। तभी उस बच्ची के चेहरे पर एक तेज हवा चली और उसकी आंखें जो नींद के मारे झपक रही थी वो एकदम से खुल गईं और उस मेटल सूट वाले आदमी को ढूंढने लगी। चारों तरफ देखने के बाद दूसरी रोड पर उसे वो रेड एंड ब्लू सूट वाला आदमी दिखाई दिया। तब उसे याद आया और उस बच्ची ने मन ही मन में कहा, ये तो रुद्र है, ये तो रुद्र है। फिर उसने बस में बैठे बाकी सारे बच्चों को बुलाया और रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो रुद्र, माय फेवरेट सुपर हीरो। रुद्र उन गुंडों की वैन के आगे जाकर खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब एक मिनट, आपको बैंक ने इतना सारा लोन अमाउंट कैसे दे दिया? वैन के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ गुंडा ड्राइवर से बोला, ओ बुड़बक, काहे रुका है बे? गाड़ी ससुरे जोकर के ऊपर से चला दे, भगा जल्दी। अब देख कहाँ रहे हो बे, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने वैन स्टार्ट की और जोर से एक्सेलेरेटर दबाया पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर पैसेंजर सीट में बैठा हुआ वो गुंडा गुस्से में बोला, अब गाड़ी चलाना भूल गया है क्या? इस पर ड्राइवर परेशान होते हुए बोला, गाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है साहब, मैं जाकर देख कर आता हूँ, शायद कोई बड़ा पत्थर होगा टायर के आगे। ये बोलते हुए वो गुंडा उतरा तो उसने देखा कि रुद्र ने बहुत आराम से अपनी छोटी उंगली से वैन को रोक रखा था, जिसके कारण वैन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये देखकर वो गुंडा और भड़क गया और गुस्से में उससे बोला, अबे पागल हो गया क्या बे? रास्ते से हट और जाने दे, नहीं तो अभी गाड़ी से उड़ा दूंगा। रुद्र ने उबासी लेते हुए कहा, बैंक का पैसा लौटा दो और चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ। और हाँ, मेरी एक बात एक बार में सुन लेना, नहीं तो अगली बार सुनने के लायक नहीं रहेगा। ये बात सुनकर उस गुंडे को और गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को एक मुक्का मारा, पर उस मुक्के से रुद्र हिला तक नहीं और वो बंदा अपना हाथ देखते हुए चिल्लाने लगा, लगी रे, जोर से लगी। फिर उसने अपने सारे आदमियों को बाहर आने का इशारा किया, अबे देख क्या रहे हो बे, बाहर निकलो और इसे गोलियों से भून दो। उसके कहने पर वैन से 6 गुंडे निकले। उन्हें देखकर रुद्र सोचने लगा, मुझे नहीं लगता कि इन गुंडों के लिए मुझे अपने वेपन्स यूज करने चाहिए, वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है। सब गुंडे रुद्र पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि रुद्र ने एक गुंडे को मुक्का मारा और वो उड़कर वैन से टकरा गया, जिससे उस वैन में बड़ा सा डेंट पड़ गया। बाकी के बचे हुए गुंडों ने अपनी 6 की 6 गोलियां रुद्र पर चलाई। रुद्र ने एक एक करके सारी गोलियों को कैच कर लिया और उनसे बोला, मेरे हाथ में 30 बुलेट्स है, तुम सब के सब गॉट एंड बोल्ट से ऑल आउट हो गए हो, अब मेरी बैटिंग होगी। इतने में वहां पुलिस आ गई और एक पुलिस ऑफिसर अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा और वैन के पास गया। उस वैन के पास कोई भी नहीं था। जब उसने वैन का पिछला दरवाजा खोला तो सब के सब गुंडे रस्सी से बंधे हुए थे और जिस बैग में पैसे भरकर वो गुंडे भागने वाले थे उस पर एक नोट लिखा था, जिस पर लिखा था, You're welcome, regards, रुद्रा। आज एक बार फिर से हमारा सुपर हीरो रुद्र, आज रुद्र ने ईएनपी बैंक की रॉबरी होने से बचाई। ये सब सबसे पहले इस छोटी सी बच्ची ने देखा, तो चलिए हम सीधे बात करते हैं उस छोटी सी बच्ची से। ये बोलकर न्यूज रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची से पूछा, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? उस बच्ची ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम समायरा है। फिर न्यूज रिपोर्टर ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा आपने क्या देखा, हमें बताइए। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र इज माय सुपर हीरो, उसने सबकी बैंड बजा दी, सब गुंडे उड़ उड़ कर गिर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था उनकी पिटाई देखकर। ये सुन वो न्यूज रिपोर्टर कैमरे में देखकर बोला, तो क्या रुद्र ही वो हीरो है जिसकी हमारे देश को जरूरत थी? दूसरी तरफ मेलबर्न के एक मेंटल असाइलम में एक इंडियन टीवी चैनल पर यह सब चल रहा था। अविनाश यहाँ एक मेंटल पेशेंट टीवी स्क्रीन पर रुद्र को उस सूट में देखकर गुस्से में लाल हुए जा रहा था और अपने आसपास रखी चीजों को फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैं फेल और वो पास, वो पास कैसे हो गया?
उसका चिल्लाना देखकर उस मेंटल असाइलम के स्टाफ मेंबर्स और डॉक्टर्स वहां आ गए और उसे काबू में करने लगे, पर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में वो टीवी उठाकर एक डॉक्टर के सर पर दे मारा। दूसरे डॉक्टर ने जैसे तैसे करके अविनाश को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जिससे कुछ सेकंड्स तक छटपटाने के बाद वो बेहोश हो गया। इधर ऑफिस में रुद्र ने जैस्मीन को उसके डेस्क पर कॉल किया और बोला, हेलो जैस्मीन, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जरा मेरे कैबिन में आओ। यस सर, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर जैस्मीन ने फोन रखा और उसके कैबिन में चली गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस प्लीज। जैस्मीन कैबिन के अंदर गई और बोली, जी सर, आपने मुझे बुलाया? रुद्र अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, आज के लिए कोई मीटिंग नहीं है क्या? जैस्मीन ने अपने टैबलेट डिवाइस में चेक करके उसे कहा, नो सर, आज हमारी कोई मीटिंग नहीं है, पर कल आपको 8 क्लाइंट से बैक टू बैक मिलना होगा। क्या तुम उनसे बात करके पूछ सकती हो कि क्या वो मुझसे आज मिल सकते हैं? नहीं तो कल मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा। श्योर सर, मैं उनसे बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ये बोलकर जैस्मीन रुद्र के कैबिन से निकलने ही वाली थी, पर उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देखकर रुद्र हंसने लगा और बोला, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ उस डोर नॉब से अटक गया है क्या? जैस्मीन चिढ़ते हुए उससे बोली, शिव सर, मेरा हाथ अटका नहीं है, बल्कि दरवाजा अटक गया है, ये खुल रहा नहीं है। ये सुनकर रुद्र दरवाजे की तरफ गया और उस दरवाजे को खोलने ही वाला था कि उसके दिल ने उससे कहा, ये क्या कर रहा है रुद्र? ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। इस पर रुद्र ने अपने दिल से बोला, वाह, तू बात भी करता है। जैस्मीन उसे खुद से बड़बड़ाते हुए देखकर बोली, सर आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे को खोलने की एक्टिंग करने लगा और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उससे बोला, ये खुल रहा नहीं है, मैं किसी लॉकस्मिथ को कॉल करता हूँ, वो हमें इस रूम से जल्द निकाल देगा। तभी रुद्र का दिल एक बार फिर से उससे बोला, वो जल्द से जल्द तुम्हें रूम से निकाल तो देगा, पर जल्द से जल्द आएगा नहीं। रुद्र ने गूगल करके एक लॉकस्मिथ को कॉल करके अपनी पूरी सिचुएशन बताई। इसके बाद उसने जैस्मीन से छुपकर उस लॉकस्मिथ को मैसेज किया, 1 घंटे के बाद आना। और फिर जैस्मीन से बोला, जैस्मीन, जब तक वो लॉकस्मिथ आए, व्हाई डोंट यू सिट डाउन एंड रिलैक्स। इस पर जैस्मीन स्माइल करते हुए उससे बोली, ठीक है सर। और मन ही मन में सोचने लगी, ये शिव इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। रुद्र और जैस्मीन चेयर पर बैठ गए। रुद्र ने उससे कहा, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता हूँ, हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर कभी ज्यादा बातें भी नहीं हुई है ना? ये सुनकर जैस्मीन सोचने लगी, इसने तो 2 बार मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा है और अब बोल रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें नहीं हुई। कुछ देर सोचकर वो उससे बोली, नो सर, और वैसे भी मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को अपने बॉस से डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। ये बोलते हुए रुद्र ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैस्मीन ने रुद्र से हाथ मिलाया और बोली, ठीक है सर, वैसे तुम अपने दोस्तों को सर कहकर बुलाती हो क्या? रुद्र ने हंसते हुए उससे कहा, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। नो सर, आप इस कंपनी के मालिक हैं और मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए मैं कभी आपको आपके नाम से नहीं बुला पाऊंगी। इतने में वो लॉकस्मिथ वहां आ गया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। जैस्मीन कैबिन से बाहर चली गई। रुद्र ने उस लॉकस्मिथ को पैसे दिए और बोला, वैसे तुमने अपने फोन में मेरा मैसेज नहीं देखा था क्या? इस पर वो लॉकस्मिथ अपना फोन देखते हुए बोला, अरे साहब, वो क्या है ना, इस फोन का डिस्प्ले चला गया है, जब भी कॉल आता है तो ये कॉल बटन दबाकर ही उठा देता हूँ। ये बोलकर वो पैसे लेकर वहां से चला गया। रुद्र अपने बैड लक पर अफसोस कर रहा था, लेकिन कम से कम वो और जैस्मीन दोस्त तो बन गए थे। इधर अविनाश अपने रूम में अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उसने बेहोशी में एक सपना देखा जहां मिस्टर सिंघानिया उससे बोल रहे थे, तुम्हारा ब्रेन इस माइक्रोचिप के रहते भी सिर्फ 20% की कैपेसिटी पर चल रहा है, तुम एकदम वर्थलेस हो। रुद्र को देखो, उसका ब्रेन अभी 90% की कैपेसिटी पर चल रहा है। अविनाश गुस्से में उनसे बोला, सिंघानिया साहब, आप मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। देखो अविनाश, ये बहुत रिस्की है, तुम जिंदगी भर के लिए पागल भी हो सकते हो। अविनाश के सर पर पागलपन सवार था। उसने कहा, मैं रुद्र को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इस पर सिंघानिया को उसकी बात माननी पड़ी। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यही चाहते हो तो। तभी मेंटल असाइलम के उस कमरे में अविनाश को होश आया और वो फिर से रुद्र के बारे में सोचकर हाइपर हो गया। वो अपने कमरे में बहुत शोर कर रहा था, जिस कारण बाकी पेशेंट्स और स्टाफ मेंबर भी काफी परेशान थे। उसकी हालत देखकर एक डॉक्टर परेशान होते हुए बोला, अब इस पागल को सबक सिखाना ही होगा।
ये बोलते हुए उसने असाइलम के कुछ स्टाफ मेंबर को इशारा किया और सब मिलकर अविनाश को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए खींचते हुए एक कमरे में ले गए। डॉक्टर अविनाश को शॉक देता गया, पर फिर भी वो अपना चिल्लाना बंद नहीं कर रहा था। वो बस गुस्से से रुद्र का नाम चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो उससे बेहतर है और वो इसे साबित करके दिखाएगा। लेकिन थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। ये देखकर वो डॉक्टर स्टाफ मेंबर से बोला, लेट्स टेक हिम बैक। वो अविनाश को वापस उसके कमरे में ले जा रहे थे और तभी सडनली उसकी आंखें खुली और उसने एक स्टाफ मेंबर को पंच किया, जिससे वो स्टाफ मेंबर थोड़ी दूर जाकर गिर गया। अविनाश के दिमाग में अभी भी वो माइक्रोचिप था जो मिस्टर सिंघानिया ने एक्सपेरिमेंट के टाइम उसके दिमाग में फिट किया था। ये माइक्रोचिप चल नहीं रहा था, पर शॉक ट्रीटमेंट के कारण वो ओवरचार्ज हो गया था और एकदम चलने लगा। अब रुद्र की तरह अविनाश का दिमाग भी 95% कैपेसिटी पर चल रहा था, जिसकी वजह से वो सारे स्टाफ मेंबर्स और डॉक्टरों को पागलों की तरह मारने लगा। उसने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार डाला और पूरे मेंटल असाइलम को तहस नहस करके रख दिया। जिस डॉक्टर ने उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया था, वो उस डॉक्टर को घसीटते हुए कमरे में ले गया और उसे एक चेयर से बांधकर उसके सर पर शॉक वाली मशीन को ऑन करके वहां से चला गया। वो डॉक्टर वहीं तड़प रहा था। उसके बाद उसने सारे मेंटल पेशेंट्स के रूम का दरवाजा खोला और उन्हें आजाद कर दिया। कुछ मेंटल पेशेंट्स अविनाश के पीछे पीछे चलने लगे कि तभी उनमें से एक पेशेंट बोला, अविनाश करेगा सबका विनाश। ये सुनकर अविनाश ने सोचा, नहीं, पहले मुझे करना है उस रुद्र का नाश। आखिर अविनाश रुद्र को क्यों मारना चाहता है? ऐसी क्या दुश्मनी है इन दोनों के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। अगले दिन सुबह रुद्र अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि मिस्टर मित्तल ने उसे रोक कर कहा, रुद्र, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, और हाँ, जाने से पहले जिस लैब को तुमने उस दिन तहस नहस कर दिया था, मैं उसे जरा ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे आज ही अपने उस फॉर्मूले का काम भी खत्म करना है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है पापा, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। यह बोलकर रुद्र ने उन्हें गले से लगाया और बाय बोलते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मिस्टर मित्तल भी लैब में चले गए। इधर रुद्र अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी मंगेश ने कैबिन के बाहर नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर? हाँ, आओ। मंगेश अंदर आकर उससे बोला, क्या शिव सर, आप तो रिहैब से लौटकर एकदम बदल ही गए हैं। इस पर रुद्र मुस्कुराकर उससे बोला, हाँ, क्यों ये बदलाव आपको पसंद नहीं आया क्या मैनेजर साहब? फिर मंगेश ने अपने जेब से ड्रग्स का एक छोटा पैकेट निकाला और बोला, ये देखिए सर, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। ड्रग पैकेट देखकर रुद्र सोचने लगा, तो ये है वो शख्स जिसकी वजह से मेरे भाई को ड्रग्स की आदत लगी। रुद्र ने जल्दी से ड्रग्स का पैकेट उसके हाथ से लिया और उससे पूछा, इसके कितने पैसे लगेंगे मंगेश? सर, ये माल है तो पूरे 20,000 का, पर आपको मैं ये 15,000 में दिलवा दूंगा। रुद्र ने एक्साइटेड होने की एक्टिंग की। वाह, ठीक है, तुम अकाउंटेंट से कहकर पैसे ले लेना। उसके इतना बोलते ही मंगेश मुस्कुराता हुआ उसके कैबिन से निकल गया। उसके जाते रुद्र ने ड्रग्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंका और अपने कैबिन के शीशे से नजर डाली तो उसे पता चला कि मंगेश वॉशरूम की तरफ जा रहा था। रुद्र ने अपने कैबिन में बैठे हुए अपने सुनने की कैपेसिटी बढ़ाई और उसे सडनली सबकी बातें जोर जोर से सुनाई देने लगी। रुद्र बाकी सबकी बातें इग्नोर करते हुए मंगेश की वॉशरूम की कॉन्वर्सेशन को सुनने लगा। अपने आसपास किसी को ना देखकर मंगेश ने वॉशरूम में एक कॉल किया और बोला, ठकराल साहब, मैंने उस शिव को फिर से ड्रग का पैकेट दे दिया है। अब उसकी मौत इस ट्रक से ही होगी। कोई रिहैब उसे बचा नहीं पाएगा, आप देखिएगा। दूसरी साइड से एक सीरियस भारी आवाज आई, इस बार अगर वो नहीं मरा तो तू मरेगा मंगेश। ये सुनकर मंगेश हिचकिचाते हुए बोला, आप टेंशन मत लीजिए सर, वो जरूर मरेगा और आप इस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। शिव के बाद आपके पास ही इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो बोर्ड मेंबर्स में से भी कोई आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मंगेश ने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि ठकराल ने कॉल को कट कर दिया है। जैसे ही उसने अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसके सामने रुद्र खड़ा था। यह देखकर वो घबरा गया। रुद्र ने गुस्से में मंगेश को एक पंच मारा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया।
रुद्र को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बेहोश करके वो सीधा ठकराल के घर ले गया। उसे इतने गुस्से में देखकर ठकराल उससे बोला, ये तुम्हारे सर पर किसका भूत चढ़ा हुआ है? रुद्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा, जिससे ठकराल थोड़ा दूर जाकर गिरा। रुद्र ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए उससे कहा, ध्यान से सुन लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी ठकराल के दो आदमी उसे मारने के लिए आए कि रुद्र ने हवा में उछलकर दोनों को एक एक किक मारी और वो दोनों ठकराल के पास जाकर गिर गए। उसके बाद रुद्र गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ठकराल ने मंगेश को कॉल किया। फोन की घंटी से मंगेश को होश आया। ठकराल के नंबर को देखकर उसने फोन उठाया और कहा, हाँ ठकराल साहब बोलिए। दूसरी तरफ से ठकराल भड़कता हुआ बोला, तुमने शिव को कौन से ड्रग्स दिए थे? वो यहाँ आया था और उसने मुझे और मेरे आदमियों को उछाल उछाल कर मारा। इस पर मंगेश ने उससे कहा, मुझे भी वो यहाँ मारकर वॉशरूम में छोड़कर चला गया था सर। इधर अविनाश रुद्र से बदला लेने के लिए मुंबई पहुंच गया था। उसने अपने मन में सोचा, कुछ तो ऐसा करना होगा कि रुद्र मुझे ढूंढता हुआ खुद मेरे पास आए। अविनाश के साथ इस समय 4 और पागल थे। रुद्र अभी भी गुस्से में अपने घर में बैठा हुआ था। इतने में मिस्टर मित्तल का कॉल आया। फोन उठाते ही उन्होंने उससे पूछा, हे रुद्र, तुमने टीवी देखा? रुद्र ने हैरान होते हुए उनसे पूछा, नो डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जल्दी से 24/7 न्यूज चैनल लगाओ। ये सुनकर रुद्र ने जल्दी से टीवी ऑन किया और वो न्यूज चैनल लगाया। अविनाश को न्यूज में देखकर वो हैरान हो गया। ये क्या हो रहा है? ये तो अविनाश है। अविनाश मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग के टेरेस के एज पर खड़ा था और उसके पास बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज एंकर बोल रही थी, इस शख्स ने हमें थोड़ी देर पहले कॉल किया था और इसने हमसे कहा कि अगर रुद्र इससे मिलने नहीं आएगा तो वो एक एक करके इन सारे लोगों को टेरेस से नीचे फेंक देगा। इस केस में पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। इस शख्स ने हमें बोला है कि अगर पुलिस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चलिए अब हम मिलते हैं कुछ लोगों से जिनके फैमिली मेंबर्स वहां उस राक्षस के साथ फंसे हुए हैं। ये बोलकर उस रिपोर्टर ने अपना माइक एक लड़के के आगे कर दिया। वो आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, मेरे माँ बाप वहां फंसे हुए, प्लीज रुद्र उन्हें बचा लो, वो मेरी दुनिया है। अविनाश रुद्र का इंतजार करते करते फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने सबसे कहा, लगता है एक की जान जाएगी तभी रुद्र को लगेगा कि मैं सीरियस हूँ। ये सोचते हुए अविनाश ने एक बूढ़े आदमी को टेरेस से धक्का दे दिया और अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, अब रुद्र जल्द से जल्द आएगा। ये देखकर उनमें से एक पागल ने अपनी आंखें बड़ी की और उंगली दिखाते हुए बोला, वो देखो, सफेद बाल वाला बूढ़ा उड़कर वापस आ रहा है। अविनाश ने मुड़कर उसके इशारे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि सच में वो बूढ़ा आदमी उड़कर वापस आ रहा था। फिर जैसे ही सबने रुद्र को उस बूढ़े आदमी को उठाते हुए देखा, सब चिल्लाने लगे और रुद्र को चीयर करने लगे। रुद्र रुद्र रुद्र। सब लोग रुद्र के लिए बस चीयर कर रहे थे। ये देखकर अविनाश को और गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को चाकू देकर उनसे बोला, सबको मार डालो, सबको मार डालो। ये बोलकर वो एक लड़की जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था उसके साथ टेरेस के दूसरे साइड पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, सो रुद्र, अब तुम इस लड़की को बचाओगे या बाकी सबको बचाओगे? तुम जो भी करोगे तुम ही विलन होगे, सुपर हीरो नहीं। अविनाश ने उस लड़की को अपने हाथों से हथकड़ी से बांधते हुए उसने उस लड़की का नकाब हटाया और रुद्र से बोला, ये वही लड़की है ना जैसे तुमने पहली बार बचाया था? वो लड़की कोई और नहीं, जैस्मीन थी। रुद्र की आंखों के सामने ही अविनाश जैस्मीन को लेकर छत से नीचे कूद गया। वहीं दूसरी ओर उसके बाकी आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर वहां बंधे हुए लोगों की ओर बढ़ रहे थे। अब देखना यह है कि रुद्र क्या करेगा। वो उन सब मासूम लोगों की जान बचाएगा या उस लड़की की जिसे वो प्यार करता है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ रिवांश के साथ।